दोस्तों सबसे पहले तो आप नरेंद्र मोदी जी की ये 2013 की क्लिप सुनिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। 2013 में नरेंद्र मोदी जी आके बोलते हैं कि भाई ये जो रुपी अपनी वैल्यू लूज कर रहा है, ये अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, ये इसलिए लूज कर रहा है क्योंकि जो लोग दिल्ली में बैठे हैं वो करप्शन में बिजी हैं। अब ये 2013 की स्टेटमेंट है और इसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी कई बार रुपी के ऊपर कि रुपी फॉल कर रहा है इसके ऊपर बात कर चुके। अब 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी बन गए थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या हुआ ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो मैंने एग्जैक्ट डेट निकाली है, वो डेट है 26 मई 2014, जब नरेंद्र मोदी जी बन गए थे इस देश के प्रधानमंत्री जब वो बने तो इंडियन रुपी की वैल्यू थी 58.63। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट जो डॉलर है 90 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 90 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब ये जो कंपैरिजन है मैं आपको एग्जैक्टली दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। 58.63 रुपीज का उस वक्त डॉलर था। अगर आप आज का भाव देखेंगे तो भी आपको 90 रुपए के आसपास दिख रहा है। हम जाते हैं CAGR कैलकुलेटर पर। 58.63 से अगर डॉलर का प्राइस 90 हो गया और इसे होने में कितना साल लगे, अभी हम 2025 में हैं, 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो टोटल 11 साल हो गए। 11 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे हर साल अगर आप CAGR कैलकुलेटर पर जाकर देखते हैं तो जो हमारा डॉलर है वो हर साल रुपी के कंपैरिजन में लगभग 4% के CAGR से बढ़ा है। इसका मतलब है कि हमारा रुपी हर साल घटा है। हर साल लगभग 4% से रुपी अपनी वैल्यू लूज कर रहा है और इस वक्त रुपी बन चुका है पूरे एशिया के अंदर वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। अब ये वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी क्यों बन गया, क्या रीजंस हैं रुपी के फॉल करने के और इससे आपके ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, रुपी के गिरने से स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट आता है। अच्छा, सुनने में लग रहा होगा अभी स्टार्टिंग में ही कि सब बेकार है, कि रुपी के गिरने से स्टॉक मार्केट गिरी जाएगी, बट आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा, कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स उछाल मारेंगे रुपी के गिरने से, कौन से सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं वो गिरने वाले हैं रुपी के गिरने से, हम ये समझेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है कि ये हुआ तो यही होगा। हर चीज के गिरने से अलग अलग तरीके से इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं और इस वीडियो में हम ये डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा, आपकी जेब पे क्या इंपैक्ट आएगा और क्या रुपी का गिरना सिर्फ गलत ही है। अब इंटरनेट पर बहुत सारी मीम्स वायरल हो रही है। सबसे पहले तो ये जो मनोज तिवारी जी ने स्टेटमेंट दी कि हमें डॉलर से क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपनी जेब में रुपी लेकर चलते हैं, तो डॉलर महंगा हो या सस्ता हो इससे इस कंट्री के लोगों पर क्या ही फर्क पड़ेगा। अब ये जो इन्होंने बोला, लोगों ने इसकी मीम बनानी शुरू कर दी, भैया क्या ही फर्क पड़ेगा हम बताते हैं। और फिर इस तरीके की आपने दूसरी मीम भी इंटरनेट पर देखी होगी। दिस इज नॉट अ मीम, बेसिकली ये इंडियन एक्सप्रेस ने ये पिक्चर पब्लिश करी जिसमें बताया कि अलग अलग साल में जब इंडिया आज़ाद हुआ तब से लेकर अभी तक जो हमारा रुपया है वो गिरता जा रहा है और डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा ब्लेम तो आपको पता ही कि बीजेपी को किया जा रहा है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। मैंने भी स्टार्टिंग करी इस वीडियो की कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से हमारा रुपया गिरा ही है। कितना गिरा है मैंने आपको बताया, 4% हर साल के हिसाब से CAGR रिटर्न्स है USD की, मतलब हमारा रुपया गिरा है। सिर्फ इस साल के अंदर अंदर जो रुपया है वो लगभग 6% से ज़्यादा गिर चुका है। बट जो नरेंद्र मोदी जी की इकोनॉमिक टीम है वो कभी भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करती ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बताते हुए कि भाई जो इंडिया है वो इस साल का जो थर्ड क्वार्टर है, एज ऑफ थर्ड क्वार्टर 8.2% से ग्रो कर रहा है। तो GDP हमारी ग्रो कर रही है बट रुपी हमारा डिप्रिशिएट कर रहा है, तो दाल में काला है तो है का। अब आज हमें इसे डिटेल में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें समझते हैं कि रुपी फॉल के रीजंस क्या हैं और इसके बाद हम समझेंगे कि इससे हमारी जेब पर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है और इस वीडियो के एंड में हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे कि आप रुपी गिर रहा है तो इससे आप अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो और कैसे आपकी जेब पर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आप इससे प्रॉफिट बना सकते हैं रुपी के गिरने से।
ये सब आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब सबसे पहले जब हम रीजंस की बात करते हैं, नंबर 1 रीजंस है टैरिफ। जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, इन्होंने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए। अगर आप इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देखिए बात चल रही थी कि यूएस जो है इंडिया के ऊपर टैरिफ कम करेगा, बट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इंडिया 50% के रिजीम के अंदर आता है। जो इंडिया से यूएस सामान जा रहा है उसके ऊपर 50% के टैरिफ लगे। अब इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? फर्क तो पड़ना शुरू ऑलरेडी हो गया। अब इसी साल मई के अंदर जो हमारे यूएस को एक्सपोर्ट्स थे वो लगभग $8.8 बिलियन के थे, बट वो सितंबर मंथ आते आते ही सिर्फ और सिर्फ $5.5 बिलियन के मंथली रह गए। अब देखिए टैरिफ का इंपैक्ट तो यहीं पर पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 37.5% ड्रॉप हो गया। अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ता है? जैसे ही हमारे एक्सपोर्ट्स ड्रॉप होते हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हो रहा है, तो हमारा जो INR है इसकी डिमांड भी ड्रॉप हो रही है। अब इसे ऐसे समझिए कि इंडिया जो है वो यूएस को माल भेज रहा था, मान लेते हैं 100 रुपए का माल भेज रहा था, तो यूएस इंडिया को कैसे पे कर रहा था? INR में पे कर रहा था, क्योंकि 100 रुपया उसे खरीदना पड़ रहा था। तो ग्लोबल जो रुपये की सप्लाई है वहां से यूएस 100 रुपया खरीदता था, अपने डॉलर देता था, और क्योंकि रुपये की डिमांड आ रही थी तो रुपया मजबूत था। एग्जाम्पल समझिए, अब डिमांड ड्रॉप हो गई, डिमांड आ गई मान लो 60 रुपए पे। अब यूएस को कम INR खरीदने पड़ रहे हैं, तो INR की डिमांड ड्रॉप हो गई। अब INR की डिमांड ड्रॉप हो जाती है तो INR का जो प्राइस है वो भी ड्रॉप होता है। तो टैरिफ से इंपैक्ट क्या हुआ? एक्सपोर्ट्स गिरे, एक्सपोर्ट गिरने से डिमांड गिरी, और डिमांड गिरने से प्राइस गिरा। तो ये एक कोरिलेशन है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर हमारे ऐसे ही एक्सपोर्ट्स कम होते चले गए, इंडिया अभी भी नेट इंपोर्ट कंट्री है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एडिटर आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम पर्ल्स, मोती, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। श्रीलंका जैसी कंट्री हमें एक्सपोर्ट करती है ये सेमी प्रीशियस और प्रीशियस स्टोन्स को। प्लास्टिक जैसी चीज़ भी हम इंपोर्ट करते हैं। वेजिटेबल ऑयल इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, फर्टिलाइजर्स इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, इनफैक्ट आयरन और स्टील तक इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। अब हम जब इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो रुपये का क्या होना है भाई? रुपये की वैल्यू को गिरना ही है। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को एनकरेज करना पड़ेगा, इंडियन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना पड़ेगा कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट करती नहीं है गवर्नमेंट, बट आपको पता है कि करप्शन कितना ज़्यादा है, उसमें कोई बोलने वाली चीज़ नहीं है। इंडिया को नेट एक्सपोर्ट कंट्री बनना पड़ेगा, जिससे हमारा रुपया स्ट्रांग। अब आई होप आपको पहला रीज़न समझ आ गया होगा कि टैरिफ की वजह से कैसे हमारा रुपया डाउन जा रहा है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो किसी भी कंट्री को, एग्जांपल अभी तो यूएस का एग्जांपल दिया, कि वो अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है और ये एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो जो INR है उसकी डिमांड कम हो रही है। ठीक है, डिमांड कम हो रही है, और क्योंकि डिमांड कम हो रही है इसलिए जो हमारा रुपी है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। सो दिस इज अ सिंपल साइकिल। दूसरा रीजन क्या है कि अगर आप देखोगे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें FII बोलते हैं, वो लगातार माल बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और ये एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अब मेरी बात को समझिए, सेलिंग प्रेशर जो वो क्रिएट कर रहे हैं, इस साल अगर आप देखेंगे जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लगभग 18 बिलियन के इंडियन स्टॉक्स को बेच दिया। अब ये जो 18 बिलियन डॉलर है, अब देखिए इसे अगर बेचा, तो इसे जब बेचा तो इंडियन करेंसी के अंदर बेचा। इसकी वैल्यू को देखिए, इसकी वैल्यू होती है लगभग 1.5 लाख करोड़, बट INR। अब INR इन्होंने सेल किया, अगेन क्या सेल किया? INR सेल किया, इंडियन रुपया सेल कर दिया, खरीदा नहीं, तो डिमांड नहीं आई, उल्टा इन्होंने क्या किया? सप्लाई बढ़ा दी। अब किसी भी चीज़ को अगर आप डंप करते हो मार्केट में, सप्लाई बढ़ा देते हो, तो सप्लाई बढ़ाने से
उस चीज की डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड कम होती है तो प्राइस कम होता है। तो अगर इंडियन स्टॉक्स को खरीदा नहीं जाएगा, एफआईआई नहीं खरीदेंगे, तो भी हमारा रुपया गिरेगा, और इसीलिए गिर रहा है। ये लगातार बेचते जा रहे हैं, सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग एवर रिकॉर्डेड है जो एफआईआईज ने इंडियन मार्केट में करी है। तो स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट इसीलिए आ रहा है क्योंकि एफआईआई बेच रहे हैं, और इसीलिए आपकी मार्केट ऊपर नहीं जा रही है क्योंकि एफआईआई बाय नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस बार एक शानदार चीज क्या हुई है कि डीआईआईज ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, मार्केट को इतना ज़्यादा गिरने नहीं दिया। निफ्टी की जो रिटर्न्स है अगर आप एक साल की देखोगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी पिछले एक साल के अंदर हमारी मार्केट गिरी नहीं है एफआईआई के गिरने से। इसमें आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है क्योंकि आप लोग बन चुके हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टर्स। अगर आज की डेट में मैं आपको एसआईपी का इन्फ्लो बताऊं तो आप ये फिगर्स देखकर हैरान हो जाएंगे। ये डेटा देखिए, ये एमफी की वेबसाइट पर ही डेटा अवेलेबल है, आप खुद जाकर भी देख सकते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे नवंबर मंथ के अंदर, अभी मैं दिसंबर में हूं, 29,000 करोड़ से ऊपर की एसआईपी का कंट्रीब्यूशन आया है। आप लोग हर महीने एसआईपी कर रहे हैं। आप देखिए नवंबर 29,000 करोड़, अक्टूबर 29,000 करोड़, 29, 28, 27, 26, तो हर महीने आप लोग देखिए कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है एसआईपी का, अवेयरनेस बढ़ रही है। तो क्योंकि हमारा अब इंडियन सिर्फ एक इंडियन नहीं रहा, वो एक इन्वेस्टर बन गया है, इसलिए हम मार्केट को गिरने नहीं दे रहे। अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट, अगर आज हमारी मार्केट गिर नहीं रही है, निफ्टी एफआईआई के बेचने पे हमेशा गिर जाती थी, बट उसके बावजूद भी आज एक साल की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे लगभग 10% की ग्रोथ दिखा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब एफआईआई आके बाय करेंगे तो आपकी एसआईपी का भी पावर जुड़ेगा और फिर मार्केट की रिटर्न्स आपको 2x स्पीड से दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे रूपी डेप्रिसिएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज ही आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। वीडियो के एंड तक आप फुली कन्विंस्ड हो जाएंगे, बट फिर भी मैं बता रहा हूं अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो भैया ये रूपी डेप्रिसिएशन की मार आपको बहुत बड़ी पड़ने वाली है, क्योंकि कंपनीज अपने आप को बचा लेंगी। इन्फ्लेशन की मार आएगी तो जो स्टॉक्स है वो एसेट्स है, एसेट्स की कीमतें बढ़ जाती हैं, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट सब महंगा हो जाएगा, तो स्टॉक्स भी महंगे हो जाएंगे क्योंकि रेयर है। और स्टॉक्स क्योंकि महंगे हो जाएंगे और आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो बाद में आपको लगेगा अरे हाय, निफ्टी तो मैं 25-26 हज़ार पर देख रहा था, ये तो 28,000 पे हो गई, 30,000 पर हो गई, 50,000 पर हो गई, मैं तो खरीद ही नहीं पाया। तो ऐसा ही होता है, आपको खरीदने दिया ही नहीं जाता क्योंकि इतनी तेजी से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। आप लोग भी स्टॉक मार्केट में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप स्टॉक मार्केट में जाके एसआईपी कर सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आपके पास एक डीमेट अकाउंट होगा। इनफैक्ट अकाउंट खुलने के बाद आप रेफर एंड अर्न के थ्रू भी कमा सकते हैं। लगभग 500 रुपया पर रेफरल मिलता है, तो आपकी कुछ साइड अर्निंग भी हो सकती है। बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ और भी डेटा पॉइंट्स आपको दिखाने के लिए। एक सवाल आपके मन में यहां पर आना चाहिए, यार ये इतना रुपया फिर भी गिर रहा है, अच्छी बात तो नहीं है। क्या आरबीआई यहां पर आके बचा नहीं सकता? मतलब ठीक है, सप्लाई आ रही है मार्केट में, आईएनआर की सप्लाई आ रही है, तो इस आईएनआर को खरीद लो। देखो आरबीआई अभी तक हर साल ऐसा कर रहा था कि वो आके खरीद लेता था, वो आके बाय कर लेता था आईएनआर को, और डिमांड बढ़ जाती थी तो प्राइस बढ़ जाता था, स्टेबल हो जाता था। बट इस बार आरबीआई शायद ये जानबूझकर भी नहीं कर रहा। देखो आरबीआई की अगर आप रिजर्व्स की बात करोगे तो इस वक्त आरबीआई के पास ऑलमोस्ट $688 बिलियन के रिजर्व्स हैं। तो ये डॉलर को बेच के आईएनआर खरीद सकता है आरबीआई। बट आरबीआई शायद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारी जो करेंसी जब गिरती है, तो मैंने क्या बोला कि जरूरी कि सिर्फ वो गलत ही होता है, उसकी कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स अब समझने की जरूरत है। 2013 से चाइना ने ये खुद काम किया कि उसकी जो करेंसी है युआन, आपको आर्टिकल यहां पर एडिटर दिखाएंगे, चाइना ने जानबूझकर अपनी करेंसी को गिराया, डिवैल्यू किया। क्यों किया? क्योंकि चाइना ने जब करेंसी को डिवैल्यू किया, अब चाइना नेट एक्सपोर्ट कंट्री है, मैंने बोला हम नेट इंपोर्ट कंट्री है,
तो चाइना के एक्सपोर्ट्स हो रहे थे यूरोपियन मार्केट्स में, अमेरिका में। तो चाइना चाहता था कि बाकी की जो ये कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इन्हें हमारे प्रोडक्ट्स जो हम भेज रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सस्ते लगे, वो चीप लगे। तो अगर हमारी करेंसी को हम डिवैल्यू करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीप लगेंगे। बट इससे हुआ क्या, चाइना ने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दिया। तो ये सेम इफेक्ट इंडियन रुपी के लिए भी है। आइए देखिए। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि इससे एक तो हमारे जो रेमिटेंस है, जो इंडियन वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं, जो इंडिया में पैसा भेजते हैं, उसमें क्या, क्योंकि रुपी वीक हो गया है, डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो ज़्यादा रुपया इंडिया में आएगा, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बूस्ट होते हैं। तो जैसे कि जो इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि आईटी, हमारी आईटी सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए फ़ायदा है कि हमारा रुपये डेप्रिशिएट कर रहा है। इससे होता क्या है कि अगर आप स्टॉक्स पर भी देखेंगे तो इम्पैक्ट पॉजिटिव दिखता है। आईटी और फार्मा के लिए पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव होगा, कौन कौन से सेक्टर्स के लिए नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर देख लो। आईटी और फार्मा के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ऑयल और गैस के लिए नेगेटिव है, एविएशन के लिए नेगेटिव है क्योंकि फ्यूल भी बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा। ऑटो के लिए पॉजिटिव है क्योंकि हमारी जो कार्स है और जो हमारे पार्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे ग्लोबल मार्केट्स में। हम जो भेज रहे हैं, हमें तो रुपया में पैसा चाहिए था, तो डॉलर के कंपैरिजन में अभी वो सस्ते हो जाएंगे, तो हम कॉम्पिटिटिव रेट्स पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और एफएमसीजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नेगेटिव है। तो हमारा जो आटा, चावल, दाल जो आप खा रहे हो, ये सब महंगा हो जाएगा क्योंकि ऑयल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ता ही है, बट इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एसेट्स बढ़ते हैं, स्टॉक्स बढ़ते हैं, रियल एस्टेट बढ़ता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मैं अब आपको दिखाता हूँ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे कैसे पड़ता है। कई लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, शॉर्ट टर्म पे पड़ सकता है, बट लॉन्ग टर्म पे क्या होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान का, ठीक है। ये है कराची स्टॉक एक्सचेंज। कराची स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप देखेंगे, ये लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। ये लगातार आप इसकी वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू में इजाफा हो रहा है। इसकी वैल्यू में इजाफा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान की करेंसी है वो डिवैल्यू कर रही है। कहाँ पर 2020 में $1 की कीमत थी 159 पाकिस्तानी रुपी। ऐसा नहीं है हमारा इंडियन रुपी डिवैल्यू नहीं कर रहा, हमारे इंडियन रुपी की भी 2020 में वैल्यू थी 73 रुपीज़ $1 के लिए। बट ये आज की डेट में 280 पाकिस्तानी रुपी खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ $1 खरीदने के लिए। इंडिया के बात करें तो लगभग 90 रुपए खर्च करने पड़ते हैं $1 खरीदने के लिए। तो क्योंकि करेंसी में भी डिवैल्यूएशन आता है, अगर करेंसी का भाव गिरता है तो स्टॉक्स का भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्टॉक सस्ते नहीं रह सकते। तो आपको इससे अगर बचना है तो स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्लोबल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ग्लोबल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कैसे होगा, मैंने आपको बताया था कि आप ETF खरीद सकते हैं। इंडिया के अंदर कुछ ऐसे ETFs हैं, जैसे कि आपको अगर नैस्डैक में इन्वेस्ट करना है तो आप मोतीलाल ओसवाल का मॉन 100 खरीद सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एडिटर दिखाएंगे कि आप कैसे अपने डीमैट अकाउंट में, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में दिया है, उसमें आप मॉन 100 सर्च कीजिए और जाके बाय कर सकते हैं। उसमें आप SIP भी शुरू कर सकते हैं, ETF के अंदर भी SIP हो सकती है। और हमारे पास बहुत सारे और भी ETFs हैं, जैसे फैंग है। फैंग जो है आपका मे फैंग के नाम से आपको मिलेगा, सो मे फैंग नाम लिख देता हूँ। आप जाके एडिटर दिखाएंगे कि आप कैसे अपने डीमेट अकाउंट में मे फैंग को खरीद सकते हैं। इससे आप फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, अमेजोन जैसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में बैठे बैठे। अगर आपको लगता है नहीं यार चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर देखिए जो चाइना है डेफिनेटली इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। अगर हम अपना ही ट्रेड डेफिसिट देखें तो जो हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं वो है लगभग $16.7 बिलियन का, और जो हम इंपोर्ट करते हैं वो है $101 बिलियन का। तो हमारा डेफिसिट ही 85 का आ रहा है, $85 बिलियन का आ रहा है। तो चाइना अगर आपको लगता है एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है इंडिया को और ग्लोबल मार्केट्स को, तो अगर हम इसके भी ETF खरीदें तो कैसा रहेगा, आप हांगकांग के ETFs, हांगकांग के स्टॉक्स इंडिया में खरीद सकते हैं। कैसे, आपको हैंग सेंग 20 मिलता है, आपको एडिटर दिखाएंगे स्क्रीन पर, आप हैंग सेंग 20 को खरीद सकते हैं। आप MAH के टेक को खरीद सकते हैं,
तो ये आईटी स्टॉक्स हो जाते हैं जो हांगकांग के स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। तो आप एक तरीके से चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड रखते हैं, आप इंडियन स्टॉक्स को खरीदते हैं और आप ग्लोबल स्टॉक्स को खरीदते हैं, ईटीएफ के माध्यम से आप कर सकते हो, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप कर सकते हो, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्टेड रखेंगे, इन्फ्लेशन की मार नहीं पड़ेगी। और गोल्ड और सिल्वर के भी ईटीएफ्स को आप खरीद लीजिए, क्योंकि इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा। अब आपको इतनी बड़ी मार नहीं पड़ेगी रुपये के डिप्रिशिएट होने से। अब सोल्यूशन क्या है? पहली बात तो इंडिया को नेट एक्सपोर्ट कंट्री बनना पड़ेगा, ये हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो रुपया है वो डिवैल्यू करता चला जाएगा। दूसरी चीज, पॉजिटिव इंपैक्ट मैंने आपको बताया कि इसका आईटी और फार्मा इंडस्ट्री पर पॉजिटिव इंपैक्ट है। पॉजिटिव इंपैक्ट टूरिज्म पर भी है कि इंडिया के टूर पैकेजेस थोड़े से सस्ते पड़ेंगे, बट इंडिया के अंदर सिविक सेंस आपका है नहीं। भी मेसी आया तो भी आपने देखा कि क्या हुआ, एडिटर स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे आपको, बट क्या करें, इंडिया इज इंडिया एज ऑफ नाउ। तो ये हमें करना पड़ेगा, बट फाइनली अपने रुपी डेप्रिसिएशन से बचाने के लिए हमें एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और बेस्ट क्या है कि आप स्टॉक्स खरीदिए, आप ईटीएफ खरीदिए और आप गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको एसआईपी से रिलेटेड कोई भी सवाल है, एक गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको डीमेट अकाउंट के लिंक के नीचे मिलेगा, उसे आप फिलअप कर सकते हैं फॉर 1-on-1 कंसल्टेशन। अगर आपको एसआईपी करनी है म्यूचुअल फंड्स के अंदर या ईटीएफ के अंदर शुरुआत करनी है। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे लोगों को भी पता लगे कि रुपये क्यों गिर रहा है। आपको क्या लगता है इस साल 2026 तक रुपया कितना गिर सकता है? मुझे लगता है कि रुपया गिरना तो बंद नहीं होगा, रुपया गिरना तो बंद नहीं होगा, बट कितना गिर सकता है? क्या 100 रुपये पहुंच सकता है? क्या 100 रुपया $1 की कीमत पहुंच सकती है? येस और नो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक सवाल और है, 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब $1 की कीमत, 1 INR की कीमत कितने डॉलर्स की थी? ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।